हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, आज हम लोग उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, है ना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है ना। इसके लिए हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऐसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है यह एक वर्ड ग्लोब से डिराइव किया गया है। ग्लोब हम लोग देखे होंगे ज्योग्राफी की क्लासेस में, भूगोल की क्लासेस में। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता था, है ना, स्मॉल फॉर्म में, है ना। अर्थ का एक आर्टिफिशियल मॉडल होता था ग्लोब, है ना। Then उसी से डिराइव हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन के तहत ऐसा समझा जाता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल मार्केट है। मीन्स लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करके किसी एक पर्टिकुलर जगह में मैन्युफैक्चर करके उसको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा ग्लोबलाइजेशन के अंडर समझा जाता है ना। ओके, मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल मार्केट बन चुका है ना। और यह जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं उसको यूनाइट करता है, किस चीज के लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, फॉर द एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स एंड स्किल एंड पीपल, है ना। मीन्स वर्ल्ड के जो भी नेशंस हैं सारे नेशंस को ये यूनाइट करता है ना। यूनाइट करता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म, है ना। ओके, अब जैसे ध्यान दीजिए, ग्लोबलाइजेशन एक सिंपल सा, जैसे क्वाइन का दो साइड्स होता है ना, ओके, हेड एंड टेल, उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का भी दो साइड्स है। यहाँ पे दो साइड्स कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हम लोग इस लेक्चर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। बट स्टिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हुए भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ enlarged मार्केट, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट प्रोमोट्स ग्लोबलाइजेशन। मीन्स क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हमारा वह है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द कंट्रीज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहा है। ओके, जैसे हमारा भारत देश इराक से क्या ले रहा है, पेट्रोलियम ले रहा है। देन इराक को क्या कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है ना, वीट सप्लाई कर रहा है, फ्रूट सप्लाई कर रहा है। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हर एक कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री को अपने देश में करेंसी इशू करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताता हूं, जैसे हमारा देश को अगर करेंसी इशू करना है देन उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व्स होना चाहिए। 200 करोड़ का रिजर्व्स में क्या, जिसमें कि 115 करोड़ का रिजर्व्स हो किसका, गोल्ड का। एंड जो बाकी के 85 करोड़ हैं वह फॉरेन एक्सचेंज, मींस फॉरेन करेंसी का, है ना। इसलिए हर एक देश को, हर एक कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। ओके, फॉरेन करेंसी के बेसिस पे क्या, लोग कंट्री जो है सो अपने देश में करेंसी इशू करेगी। मैंने भारत का बता दिया मेथड कि मिनिमम 200 करोड़ का
रिजर्व होना चाहिए आरबीआई के पास, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड एंड रिमेनिंग 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, है ना। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, है ना। जैसे कि दो तरीके के संस्थाओं का स्थापना हुआ, एक हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, गैट। इसकी स्थापना हुई 1948 में। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो गैट जो था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यह इसका भी ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रीज के बीच आपस में इंटरनेशनल बिजनेस हो। लेकिन ये गैट जो था ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं उसको वो डिस्करेज करता था, है ना। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है यह कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वह सीमलेस हो, फ्री मूवमेंट हो, है ना। फ्री मूवमेंट का मतलब यहाँ कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन इज inflow and outflow of finance through FDI and FPI. FDI foreign direct investment, FPI foreign portfolio investment, है ना। देखिए एफडीआई का मतलब है कि डायरेक्टली बिजनेस करने की अनुमति हम दे रहे, परमिशन दे रहे किसको, किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी को, है ना, या किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन। ऐसे में एफडीआई के लिए एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे एक बहुत ही मोबाइल फोन है, बहुत पॉपुलर है, वन प्लस, है ना। हालांकि है तो वो चाइनीज कंपनी, लेकिन अगर उस कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर यहाँ इंडिया में स्टैब्लिश होता है, देन वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एफडीआई की कैटेगरी में। इट मीन्स वो मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली बिजनेस कर रहा है। नेक्स्ट जो है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। यह जो हो गए ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस में तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारा देश का जो कैपिटल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां जो भी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। कौन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई। फिर क्या है, मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म। मीन्स पॉपुलेशन मीन्स लोगों का मूवमेंट है एक देश से दूसरे देश में, किसके लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड टूरिज्म के लिए, सिंपल। फिर क्या है, सीमलेस ग्लोबल कम्युनिकेशन, है ना। आज के डेट में कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं रह गया है, एकदम कम्युनिकेशन जो है वो एकदम सीमलेस हो चुका है। ओके, इंटरनेट इतना ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है कि इवन यूएसए में क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को है ना। कम्युनिकेशन चैनल जैसे प्रिंट मीडिया है, ओके, आपका इवन सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता रहता है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन जो है एक देश से दूसरे देश का जो एकदम सीमलेस कम्युनिकेशन है, यह भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट एंड अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। यस, एडवांसमेंट एंड अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि रेगुलर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता रहता है ना। जैसे कि आप देखिए कंप्यूटर्स में 10th जनरेशन कंप्यूटर्स, नाउ 11 जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। अब जैसे कि आप देखिए ये फोन्स का एंड्रॉयड में, है ना, जैसे एंड्रॉयड वर्जन हुआ करता था, किटकैट है, देन किटकैट के बाद लॉलीपॉप, मार्शमैलो, है ना, नूगॉट, ओरियो, लाइक दैट, है ना। ये सब क्या है, जैसे एंड्रॉयड वर्जन है उसका अपग्रेडेशन होता जा रहा है।
ओके, देन यह भी क्या प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन को, मींस एक किसी पर फॉर एग्जांपल जापान में किसी तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो ट्रांसफर हुआ इंडिया में, है ना? तो ये किसके थ्रू हुआ? यह भी क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल सपोर्ट टू इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वह 1991 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किए थे अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, है ना? एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे देश में लागू हुआ था वह 1991 में, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। फिर हमारे अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, माननीय नरेंद्र मोदी, वह भी इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करते, जैसे कि उनका एक पंच लाइन है, कहते हैं वो कि मेक इन इंडिया, है ना? मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो भी विदेशी कंपनीज है वह आकर के हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या होगा? हमारे देश के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। ओके, और हमारे देश में प्रोडक्ट बनेगी और वह विदेशों में सेल होगी, देन इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, हमारे एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में देखा था, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना? सिंपल है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यस, जैसे हम लोगों ने देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट जो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सच एज कैपिटल, मटेरियल्स एंड लेबर्स, है ना? जैसे कि यूएसए ऐसा कंट्री है जिसके पास कैपिटल है ना? कैपिटल मीन्स फंड है, फंड है कि वह एडवांस्ड मशीनरी, एडवांस इनोवेटिव मशीनरीज वो खरीद करके वह इंस्टॉल करके और अच्छा मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है ना? अगर जैसे यूएसए हमारे देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है, देन वो क्या हो गया? मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हुआ, कि मतलब यूएसए से कैपिटल का मूवमेंट किधर हुआ? हमारे देश में। ठीक है, ओके। फिर जैसे कि मटेरियल्स का मूवमेंट हुआ, है ना, मतलब एक देश से दूसरे देश में मटेरियल्स का मूवमेंट हुआ। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब हमारा देश अंग्रेजों के कंट्रोल में था तो मटेरियल्स का मूवमेंट होता था, जैसे हमारे देश में लोग कॉटन एंड इंडिगो की खेती करते थे, और वह कॉटन, रॉ कॉटन एंड इंडिगो जाता था कहाँ? ब्रिटेन, और ब्रिटेन में वह मैनचेस्टर में क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और वहां से क्लोथ्स ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, है ना? देन लेबर्स का मोबिलाइजेशन मीन्स लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना? इसे ध्यान दीजिए, हमारे देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स compete करते हैं, वह अपनी सर्विसेज कहाँ? दुबई में भी दे रहे हैं। वहां के कुछ एग्जामिनेशंस को, मीन्स वहां के कुछ एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के बाद वो अपनी सर्विसेज, जैसे गल्फ कंट्रीज, दुबई में भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस जो है वो देते हैं, है ना? नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट हुआ है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब एक देश का पर्सन अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए बाकी देशों में भी जा सकता है, जैसे हमारे देश के लोग बहुत सारे हैं यूएसए में, कनाडा में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, है ना? ओके, ब्रिटेन में फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना? कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ वहाँ शॉपकीपर्स हैं, कुछ वहाँ अदर सर्विसेज, कुछ कुछ जो अनएजुकेटेड लोग भी हैं वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे एज अ ड्राइवर, लेबर, एटसेट्रा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वह लोग भी अपने सर्विसेज विदेशों में दे रहे हैं, है ना? फिर क्या एक्सटेंशन ऑफ मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यस, मार्केट का क्या ग्रोथ है, मतलब मार्केट एक्सटेंड करेगा
इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मान के चलिए यूएसए में एक कंप्यूटर बनता है, डेल कंपनी की लैपटॉप बनती है, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ना कि यूएसए तक लिमिटेड नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं डेल के लैपटॉप्स। नाउ नेक्स्ट वन इज wider availability of goods and services. Yes, wider availability of goods and services means अगर आज की डेट में आपके पास जैसे कि मैं भारत में मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज को ध्यान देता हूँ, है ना। जैसे कि आज आप अगर मोबाइल फोन लेने जाते थे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैमसंग है, कोरियन कंपनी है, एमआई है, चाइनीज कंपनी है, ओके, वन प्लस चाइनीज कंपनी है, देन ओप्पो, वीवो, ओके, फिर इंडियन कंपनीज भी हैं लाइक माइक्रोमैक्स, लावा एंड ऑल। सो यू हैव मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, है ना, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है ना, मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट, है ना। जैसे कि ये पॉसिबल कैसे है, जैसे मैं आपको एकदम अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एचपी की कंप्यूटर्स है, आप ध्यान दीजिएगा, एचपी जो है वो इन यूएसए की कंपनी है ना, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा एचपी प्रोडक्ट में उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। चाइना में क्यों हो रहा है, चाइना क्यों है, क्योंकि चाइना जो है वो प्रोडक्शन में एकदम हाईली एफिशिएंट हो चुका है और एकदम लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए में किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10,000 यूनिट्स ऑफ मनी का खर्च होता है, देन वो चाइना में 7,000 यूनिट्स ऑफ मनी में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएसए में अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में $10,000 की खर्च हो रही है, देन यू चाइना में वह 8,000 में मैन्युफैक्चर हो जा रहा है, लाइक दैट। तो वो प्रीफर क्या कर रहे हैं कि ठीक है मैन्युफैक्चरिंग हम कहाँ कराएं, चाइना में ही कराएं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में करें। इवन जो इंडियन कंपनीज थी, माइक्रोमैक्स थी, लावा थी, है ना, वो सब का भी प्रोडक्शन कहाँ, चाइना में होता था, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन भले इंडिया में होता था। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो था प्रोडक्शन कॉस्ट इन कंपैरिजन टू चाइना ज्यादा था। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यस, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लोगों का रहने का स्टैंडर्ड बढ़ गया, स्टैंडर्ड इन द सेंस हाँ लोग अच्छे घर में रह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कन्वीनियंटली अवेलेबल है ना, जो भी जो भी उनके नीड का गुड्स एंड सर्विसेज है वह क्वालिटी गुड्स है ना, और कन्वीनियंटली अवेलेबल है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह अलग लोगों के लिए अलग डेफिनेशन है ना। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है, वो उसको मोबाइल फोन लेना है तो वह हाँ सोचेगा ठीक है मैं सैमसंग का मोबाइल फोन ले लेता हूँ, दैट इज एनफ फॉर मी। लेकिन कोई एक पर्सन है वो सोचेगा नहीं सैमसंग का नहीं, मैं तो लूंगा किसका, वन प्लस का लूंगा, है ना, ओके। देन उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यस कि मैंने वन प्लस का मोबाइल फोन लिया है, ओके। देन इन दिस सेंस आज के डेट में जो पर्सन के पास वो सैमसंग जो कि कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी, और वन प्लस जो कि चाइनीज कंपनी है, उसके मोबाइल फोन जो अवेलेबल हो रहे हैं वो कैसे अवेलेबल हो रहे हैं, थ्रू ग्लोबलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इम्पैक्ट और डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जिसमें कि फर्स्ट है इट हैज इंक्रीज्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, है ना। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो भी इकोनॉमिक पावर ऑलरेडी स्ट्रांग थे वह और ज्यादा स्ट्रांग होते गए, है ना। जैसे यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब क्या है, पहले से ही ये लोग डेवलप्ड थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू और ये लोग डेवलप होते गए। लेकिन जैसे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक सूडान, केनिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, ये सब में डेवलपमेंट
नहीं हो पाया। डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि हमारा भारत है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सब कंट्रीज आज भी क्या है, वह लास्ट 50 ईयर से वह डेवलपिंग स्टेज पे ही है ना। मीन्स जो डेवलप्ड है वो और ज्यादा डेवलप होते गए, और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है वह उसी कंडीशन में रह गया। नेक्स्ट है, इट हैज इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स फॉर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे मैं अपने देश का एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में अनइक्वालिटी ऑफ इनकम है ना। मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 करोड़ का एसेट है ना, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इवन 5 रुपीज तक नहीं। ओके, सो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग पर्सन है वह क्या कर रहे हैं कि नहीं, जो विदेशों में बना हुआ गुड्स है वह ले रहे हैं, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। यस, जो विदेशों में बना हुआ गुड्स है वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सुपीरियर है और कॉस्टली भी है, और वो लोग उसको प्रीफर कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि इंपोर्ट जो है, आयात जो है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन निर्यात नहीं बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि क्या, एट द वन एंड इट हैज इंक्रीज मोबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट थ्रू लेबर मोबिलिटी, है ना। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है लेकिन यह लेबर का मूवमेंट है ना। लेकिन एक तरफ ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस के थ्रू यह एम्प्लॉयमेंट को घटा भी रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, है ना, बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो भी सबको यहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। ओके, सब लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। लेकिन एक टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे बस सिर्फ आप एक एंट्री कर दीजिए, एक एंट्री पास कर दीजिए, चाहे वो परचेज बुक में, सेल्स बुक में, या जर्नल बुक में, रिसीट बुक में, या पेमेंट बुक में, है ना। बस आप एक एंट्री पास किए, आपका सारा का सारा जो भी स्टेटमेंट्स है, अकाउंट्स है, वो ऑटोमेटिकली रेडी हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए, जहां पे मान के चलिए 3 या 4 लोग मिलके काम करते हैं, जैसे कोई एक पर्सन होता जो परचेज बुक हैंडल करता, कोई एक पर्सन होता जो सेल्स बुक हैंडल करता, है ना, कोई एक पर्सन होता जो कि रिसीट बुक हैंडल करता, कोई एक पर्सन होता जो कि पेमेंट बुक हैंडल करता, है ना। लेकिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा का सारा बुक्स का हैंडलिंग हो जा रहा है। तो एक तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट को कम तो कर रहा है ना, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू, मतलब लोगों की जरूरत कम पड़ रही है। नेक्स्ट है, स्मॉल एंड इमर्जिंग फर्म्स हैव डिफिकल्टी इन कंपीटिंग विद एमएनसीज। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स जो कि स्मॉल है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, तो और या फिर इमर्जिंग है, मतलब अभी नया स्टार्ट हुआ है, वो लोगों को डिफिकल्टी हो रही किससे कंपटीशन करने में, मल्टीनेशनल कंपनीज से कंपटीशन करने में। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी मतलब वह वेल डेवलप्ड है, तो वेल डेवलप्ड एमएनसी के सामने अगर किसी इमर्जिंग जो कि अभी स्टार्ट हुई उसको कंपटीशन करने में रियली डिफिकल्टी तो होगी ही। नेक्स्ट वन इज, इट हैज इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस, है ना, मतलब इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। जैसे आज की डेट में देखिए, मोबाइल फोन्स में हम लोग सब एकदम डिपेंडेंट हो गए किस पे, चाइनीज कंपनीज पे, लाइक ओप्पो, वीवो, वन प्लस, है ना, एमआई, है ना, मतलब हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाया। फिर जैसे कि लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में हम लोग सब डिपेंडेंट हो चुके हैं किस पे, लाइक यूएसए की कंपनीज पे, यूएसए एंड चाइनीज कंपनीज है, जैसे एचपी, डेल, ये सब क्या है, यूएसए यूएसए की कंपनीज है। फिर आपका जो लिनोवो है वह चाइनीज कंपनी है, एसुस है, चाइनीज कंपनीज है। हम लोग सब इस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, है ना। मतलब कोई फर्दर इनोवेशन, कोई नए आइडिया को जनरेट नहीं कर रहा है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अदर नेशंस। नेक्स्ट इज, इट हैज इंक्रीज्ड डंपिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज
इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे डंपिंग से मैं आप लोगों को बताता हूँ। डंपिंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, हमारे देश में कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसका की प्राइस है ₹100, है ना। उसी में क्या किया, चाइनीज इंपोर्ट हुआ, और वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम उससे ज्यादा अच्छा फीचर्स का, उसका प्राइस हो गया ₹70, है ना। ओके, तो ये क्या हो गया, डंपिंग हो गया। डंपिंग जनरली क्यों किया जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वह डंपिंग करती है कि जो भी कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है वह क्या हो जाए, क्रैश कर जाए। डोमेस्टिक मार्केट क्रैश कर जाए मीन्स बिगिनिंग में प्राइस को इतना लेस कर दो, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में प्राइस को इतना कम कर दे कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाए, है ना। जैसे एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट है जिसका की प्राइस है ₹100, है ना, लेकिन कोई चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वह हमारे इकोनॉमी में आ गया, उसका प्राइस है ₹70, और उससे ज्यादा अच्छे फीचर्स का, देन लोग क्या करेंगे, जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसको डिमांड करेंगे, है ना, उसको खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट था जिसका की प्राइस था 100, उसका डिमांड कम हो गया और वह फर्म अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। सो डंपिंग भी कर रहे हैं कौन, डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।